हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए आप हमारे चैनल की क्लास 11th की प्लेलिस्ट में जाएं और उन्हें देख सकते हैं। बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इफ़ ए बॉडी इज एट रेस्ट देन इट विल रिमेन एट रेस्ट एंड इफ इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन देन इट विल कीप ऑन इट्स यूनिफॉर्म मोशन अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, एम मास है, ये रेस्ट में है तो ये हमेशा रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, और अगर ये मोशन में है तो ये उसी डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मोशन में ही रहना पसंद करेगा जब तक कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। अगर आपने एक पेन को किसी सरफेस पर रख दिया है, किसी टेबल पर रख दिया है, तो ये पेन हमेशा उस टेबल पर पड़ा रहेगा जब तक कि आप इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो। अगर आप किसी बॉल को थ्रो कर रहे हो तो वो बॉल ये चाहती है कि वो उसी डायरेक्शन में मोशन करती रहे, ठीक है, और उसका स्पीड भी कम नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। लेकिन स्पीड कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है। कोई भी सरफेस किसी बॉल के ऊपर क्या लगाएगा? फ्रिक्शन लगाएगा, उसे रोकने की कोशिश करेगा। नेट एक्सटर्नल फोर्स वहाँ पे अप्लाई हो रहा है, इसलिए उसकी स्पीड कम हो रही है। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो वो बॉल हमेशा उसी डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ में मोशन करती रहेगी इनफाइनाइट टाइम तक। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्पेस जहाँ पर बहुत ही कम फ्रिक्शन होता है, अंतरिक्ष, तो वहाँ पर अगर किसी बॉल को थ्रो करोगे तो वो उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से हज़ारों सालों तक मोशन कर सकती है। जितना भी टाइम तक उसके ऊपर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक वो मोशन करती रहेगी। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स का मतलब यहाँ पर ये भी है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर अगर आपने कई सारे फोर्स लगा रखे हैं, मान लिया एक फोर्स इस डायरेक्शन से लगा रखा है, दूसरा इस डायरेक्शन से लगा रखा है, और ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट जीरो है, तो हम ये बोलेंगे कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। दैट मीन्स इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। आपने 2 न्यूटन का इधर से लगाया, 2 न्यूटन का इधर से लगाया, बॉडी रेस्ट में थी इनिशियली, तो फाइनली भी क्या होगी? रेस्ट में ही रहेगी। तो दैट मीन्स बॉडी के ऊपर अप्लाई होने वाले जितने भी फोर्सेज हैं, सभी फोर्सेस का वेक्टर सम कितना होना चाहिए? जीरो। दैट मीन्स वहाँ पर बैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए। बैलेंस फोर्स का मतलब कि इसका जो है सभी फोर्सेस का सम कितना है? जीरो है। तो तब जो है बॉडी हमेशा या तो रेस्ट में ही रहती है या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहती है। सिग्मा एफ शुड बी इक्वल टू जीरो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो फोर्स, नेट फोर्स, इसे आप नेट फोर्स भी बोल सकते हो, यानी कि एफ नेट, वेक्टर एफ नेट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है? फोर्स जीरो होने का मतलब यह है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। दैट मीन्स एम ए इज इक्वल टू जीरो, और एक्सीलरेशन क्या होता है? डी वी अपॉन डी टी, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सीलरेशन। तो जब मास इंटू एक्सीलरेशन जीरो है, फोर्स जीरो है, तो यहाँ पे डी वी अपॉन डी टी भी जीरो होगा। एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, दैट मीन्स डी वी अपॉन डी टी, तो ये भी जीरो होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा, इसका मतलब क्या है कि डी वी कितना होगा? जीरो। डी वी जीरो होने का मतलब यह है कि बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। दैट मीन्स वी क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का मतलब यह है, ना तो अगर वो कोई बॉडी इनिशियली रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसी डायरेक्शन में मोशन में रहेगी, उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से ये पता चलता है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, तब उसका एक्सीलरेशन जीरो होता है और उसकी नेट वेलोसिटी जो है वो कॉन्स्टेंट रहती है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हो। इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में चेंज का अपोज करती है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना पसंद करती है, वो कोई बॉडी चल रही है तो चलते ही रहना पसंद करती है, और अगर उसमें कोई चेंज लाना चाहते हो तो वो उसका क्या करती है? अपोज करती है। उसे आप बोलते हो इनर्शिया। और एक्चुअली इनर्शिया जो होता है, किसी भी बॉडी का जो मास होता है, एम होता है, वही इनर्शिया का काम करता है। अगर हल्की बॉडी है तो वो अपनी पोजीशन में चेंज का कम अपोज करेगी क्योंकि उसका मास कम है, और अगर कोई भारी बॉडी है तो कोई भारी आपके पास में सेफ है
और भारी सेफ को आपको खिसकाना है तो वो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज का ज़्यादा अपोज करेगी। एक आपके पास हल्की टेबल है, हल्की टेबल को आप आसानी से खींच लोगे। एक भारी टेबल है, भारी टेबल को खींचने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि भारी टेबल का इनर्शिया ज़्यादा है, उसका मास ज़्यादा है। तो इनर्शिया जो है किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन में चेंज का अपोज करती है। इनर्शिया 3 टाइप्स का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हो क्योंकि वो इन तीनों ही इनर्शिया में चेंज का ये तीनों ही इनर्शिया के रूल्स लगते हैं और अपनी पोजीशन में चेंज का अपोज करती है कोई भी बॉडी। अगर आपके पास में कोई बॉडी है और वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी। अगर आप किसी बस में खड़े हुए हैं और बस जो है वो रुकी हुई है और अचानक से बस चल पड़ती है तो क्या होता है, आप पीछे की तरफ गिर जाते हो। क्यों गिर जाते हो? क्योंकि पहले जो है आपकी बॉडी रेस्ट में थी और वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी, उसका इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है आपकी बॉडी का। और अचानक से बस चल पड़ती है तो आपकी बॉडी को तो नहीं पता कि चलना है हमें, बस चल रही है, बस के साथ साथ आपके पैर उसके साथ में टच में है तो पैर भी आपके उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। लेकिन अगर आपने किसी और जगह से नहीं सहारा ले रखा, पकड़ नहीं रखा, आपने कहीं बॉडी को बस के कांटेक्ट में नहीं ला रखा तो आपकी बॉडी, अपर बॉडी उसी पोजीशन ऑफ रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी और वो पीछे की तरफ गिर जाएगी। एक्चुअली बॉडी पीछे नहीं गिर रही, बस आगे चल रही है और वो बॉडी वहीं के वहीं रह रही है, आपकी बॉडी वहीं रह रही है तो आप पीछे की तरफ गिर जाएंगे। तो ये किसकी वजह से है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से है। इसी तरीके से आप देखते हो कि किसी पेड़ पे अगर मान लिया फल लग रहे हैं और आप जो है उसे पेड़ को अच्छे से हिलाते हो तो उसके फ्रूट्स जो हैं या पत्ते जो हैं वो नीचे गिर जाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये नहीं है कि पत्ते जो है मोशन में आए हैं या फ्रूट्स मोशन में आए इस वजह से गिर रहे हैं। उसका कारण ये है कि पेड़ तो मोशन में आ गया है, जो उसकी टहनियाँ हैं या जिस रूट्स को आप हिला रहे हो वो तो मोशन में आ गया है, लेकिन जो फ्रूट्स हैं या जो उसके पत्तियाँ हैं वो अपने इनर्शिया की वजह से उसी रेस्ट पोजीशन में ही रहना चाहती हैं। तो पेड़ की टहनी इधर चली गई है, फ्रूट वहीं का वहीं रह गया है तो वो फ्रूट जो है उससे टूट जाएगा और वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर आप किसी कंबल को या किसी रजाई को आप इस तरीके से आप उसे मार रहे हैं, डंडे से मार रहे हैं तो उसकी धूल निकल रही है, तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि पूरी रजाई जहाँ से आपने डंडा मारा है वो अंदर धंस गई है, लेकिन जो उसकी डस्ट है, धूल जो है वो इनर्शिया की वजह से वहीं रहना पसंद कर रही है। तो रजाई इधर खिसक गई है, इनर्शिया की वजह से जो डस्ट है वो वहीं रह गई है तो डस्ट उससे बाहर निकल गई है। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे वर्क करती हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो उसी डायरेक्शन में मोशन करती रहेगी जब तक कि आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे। आप कोई बस में खड़े हुए हैं और बस चल रही है और एक डायरेक्शन में जा रही है, काफ़ी हाई स्पीड से जा रही है और अचानक से बस में ब्रेक अप्लाई हो जाएंगे तो आप क्या हो जाते हैं, आगे की तरफ गिरने को हो जाते हैं या गिर भी सकते हैं अगर आपने किसी चीज़ को नहीं पकड़ा हुआ है। उसका रीज़न ये है कि आपकी जो अपर बॉडी है वो उसी डायरेक्शन में, इनर्शिया की वजह से उसी डायरेक्शन में रहना पसंद कर रही है, लेकिन आपके पैर जो हैं और बस जो है वो उसके ऊपर ब्रेक लगने की वजह से, बस के ऊपर ब्रेक लगने की वजह से बस रुक रही है, आपके पैर भी रुक रहे हैं, लेकिन आपकी अपर बॉडी उसी डायरेक्शन में जा रही है, सेम स्पीड से जा रही है तो आप आगे की तरफ गिर सकते हैं। और ये क्या है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है कि कोई बॉडी अपने आप अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती है जब तक कि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लगाया जाएगा। आप किसी बस में हैं और बस अचानक से लेफ़्ट टर्न ले रही है तो आपकी अपर बॉडी राइट साइड में टकरा सकती है किसी चीज़ के साथ में। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी अपर बॉडी राइट साइड में जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, बस एक्चुअली लेफ़्ट साइड में जा रही है और आप इनर्शिया की वजह से आप राइट साइड की तरफ यानी कि उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, आप तो उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, बस जो है वो घूम गई है, ठीक है, तो इसलिए आपको ऐसा लगता है कि आप राइट साइड की तरफ को टकरा रहे हैं। तो वो अपने आप कोई बॉडी अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकती है। दिस इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो उम्मीद है कि आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी, लॉ ऑफ इनर्शिया समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन्स सेकंड लॉ में एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ में। तब तक के लिए थैंक यू।